सबको फ्रेंड्स वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। रेहान आज से ये अपना खाना खुद बनाएगी। एबी ने बॉयल्ड अंडे से छिलका हटाते हुए हदायत दी, लेकिन मुझे कुकिंग नहीं आती। रूही की आंखें पूरी खुल गई थी। इट्स ओके एबी, मैं बनाती हूँ ना सबके लिए। रेहान ने मदाहलत की, पर एबी के गुन्ने पर वो फौरन खामोश हो गई। तो सीख लो कुकिंग, सारा दिन फारग ही होती हो। रेहान यहाँ सिर्फ मेरी खिदमत के लिए है। एबी ने शाने उचकाए, मैं फारग नहीं होती, पढ़ती रहती हूँ। एबी को रूही को एबी का तबसरा कभी पसंद नहीं आया। फारग वक्त में मेरे कमरे की तलाशी लेने या रेहान से उसकी लव लाइफ डिस्कस करने की बजाय अपने लिए खाना बनाना सीखो। एबी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। रूही के तासरात बदलने लगे। उसने बेयकीनी से मुकाबले चेयर पर ब्रजमान रेहान को देखा, जिसकी आंखों के बेयकीनी ने उसके मजलूम होने का सबूत दिया। एबी ने ऐसी ही एक गुस्सैली नजर से रेहान को भी देखा था, जिस पर रेहान ने सर झुका लिया। एबी ये बात कैसे जानता था? ये इन दोनों की समझ से बाहर था। खरूस मालक के खरूस जानवर। रूही ने गेट के दाएं और बाएं जंजीर से लगे मुहाफिज जर्मन शेफ्ट कुत्तों के जानब देखते हुए कहा। वो शाम को धूप में बैठी नोट्स बनाकर कुछ देर से तानी उठी और गेट के पास आई तो दोनों जर्मन शेफ्ट खड़े हो गए। अब खाना भी मैं बनाऊं? शहजादी हूं मैं, रूही जरेला बड़बड़ाने लगी। एक दफा मैं यहाँ से निकल जाऊं, फिर बताती हूँ तुम सबको। तैश में कहते रूही ने उंगली हवा में उठाई तो दोनों जर्मन शेफ्ट कुत्तों ने आगे की टांगे बुलंद कर ली। रूही ने बेचकीनी से पहले अपनी उंगली को देखा, फिर सामने अपना मुआसना बरकरार रखने की कोशिश करते हुए कुत्तों को हैरत अंगेज नजर से उन्हें देखते हुए रूही ने उंगली नीचे की तो वो दोनों वापस अपनी पुरानी हालत में आ गए। रूही ने शरारत बड़ी दिलचस्पी से आंखें चिपकाई और फिर से उंगली उठाई तो जर्मन शेफ ने अपना अमल दोहराया। रूही महसूस होने लगी, अगर जब ये समझ नहीं सकी कि एम्स के अकब में एबी खड़ा है और जर्मन शेफ उसके नहीं बल्कि एबी के इशारे पर अमल कर रही है। रूही ने उंगली पूरी नीचे की तो जर्मन शेफ तहजीब से बैठ गए। ठीक इसी अंदाज से एबी को भी अपनी उंगली घुमा रहा था और रूही को लगा कि जर्मन शेफ उसका हुक्म मान रहे हैं। आखिरी दाव खेलते हुए रूही ने उंगली को उठाकर हवा में गोल को घुमाया। साथ ही एबी ने अपनी उंगली घुमाई तो सामने जर्मन शेफ जमीन पर लेटकर दाएं से बाएं लूट-फूट होने लगे। देखा ना, एक दिन तुम दोनों के मालिक को भी ऐसे ही अपने इशारे पर नचाऊंगी। गर्दन अकड़ाकर रूही फरी अंदाज से मुस्कुराई। और रियली? एबी की रोबदार आवाज रूही के समातों पर पड़ी। वो करंट खाकर अपनी जगह से जामद होगी। उसे दिल ही दिल में अपने कहे हुए अल्फाज पर पछतावा हुआ। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तुम्हें आजकल कोई काम धंधा नहीं है क्या? किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा? रूही ने मजाक बनाते हुए एबी का मूड बदलना चाहे। एबी रूही को जवाब देता उससे पहले उसकी छठी हिस्स को खटक महसूस हुई और एक झटके से उसने सर दाएं जान उठाकर खिड़की में देखा। रेहान की सांस रुक गई। अपना मोबाइल कमर के पीछे छुपाकर वो तेजी से खिड़की पर से हट गई। एबी तेजी से लॉन्च के अंदर दाखिल हुआ। वहीं पर रेहान सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। एबी ने उसे मुखातब करते हुए रोक लिया। मोबाइल? अपनी हथेली फैलाकर एबी ने सिर्फ एक लफ्ज अदा किया। एबी ने अपने फिंगरप्रिंट से लॉक खोला और व्हाट्सएप के पहले चैट में भेजी गई अपनी और रूही की वीडियो प्ले की। आवाज म्यूट थी, लेकिन स्क्रीन पर उसका रूही का अक्स वाज़ह था। सॉरी, मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। मध्यम आवाज में अपनी वजाहत देते हुए रेहान गुलगेर हो गई। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, संजीदा आवाज में समझाते हुए एबी ने रेहान का सर अपने कान से लगा लिया था। रेहान उसका बाजू थामे नम आंखों से मुस्कुरा दी। रेहान ही तो थी जिसके लिए वो फुलाद मोम बन जाया करता था। वो इंग्लिश में लिखी कुकिंग बुक अपने आगे रखे किचन का पूरा हाल कर चुकी थी। 2 दिन में तो उसने केक कुकीज वगैरह खा लिए, लेकिन आज उसने आखिरकार अपने लिए खुद कुकिंग करने का इरादा कर लिया। अगरचा परिहान ने उसे कई दफा अपना बनाया हुआ खाना खाने की ऑफर की, लेकिन रूही ने जिद पकड़ ली। उसने ग्रिल चिकन बनाने में 2 घंटे लगा दिए और चिकन का जो हशर किया वो अलग। जले हुए चिकन का टुकड़ा मुंह में रखते हुए उसका दिल हराब होने लगा। उसे अपने हाथ की बनी डिश खाई नहीं गई, इसलिए उसका दिल खाने से अचाट हो गया। अचानक उसे अपनी नानी और मम्मा की बेहद याद आई, जिसकी एक आवाज पर लौजमात की ढेर लगा दिया करती थी। रूही, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एक मतलब परिहान ने डिनर बनाने से पहले पूछा था। मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, फ्राइड राइस, फिंगर फिश, चाउमीन। रूही ने पूरे जोश से एक एक करके प्रियांक को अपनी पसंदीदा डिशेज गिनवाई थी। चाउमीन तो एबी को बहुत अच्छा बनाना था। कभी उसका मूड अच्छा हुआ तो उसे बनाने के लिए कहना। प्रियांक की बात याद करते हुए रूही की भूख मजीद बनने लगी। पैर पर रहते हुए वो अपने कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में दौड़ आई। कमरा पूरा तारीख था। एबी कंफर्टर पूरा लिए हुए बेहबर सो रहा था। रूही बिना आवाज किए कदम कदम करीब आई। एबी ने अपने अलावा किसी और की सांसें महसूस की तो आंखें खोली और सामने ही उसे वो मासूम चेहरा नजर आया। गुंदगी की हालत में उसे ऐसा लगा शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है। रूही ने मुतबस्सम होते हुए उसके हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा। एबी तब भी बोझल आंखों से उसको देख रहा था। एबी उठो, रूही ने मुखातब करते हुए उसके हाथ पर थपकी मारी। एबी ने झटके से उठ बैठा। क्योंकि वह शर्ट लेस सो रहा था और फौरन से उठ बैठने की वजह से कंफर्टर सिर गया तो उसका बढ़ना सीना वाजिया हुआ। एबी ने जब का कंफर्टर उठाया और अपने सीने में फैला लिया।
पर उससे पहले ही रूही की नजरें उसके सीने पर पड़ चुकी थी और वो इसने पसलियों के माबैन लगे चोट का निशान देख लिया था। रूही, क्या कर रही हो यहाँ? दबे दबे गुस्से से उसने एबी ने मुखातब किया। मुझे बहुत भूख लगी है, वो इंतहा की मुस्लिम चेहरे फैलाती हुई बोली। क्यों, खाना नहीं खाया? एबी ने बेजार से जुमाई रोकने ने मुंह पर हाथ रखा था। नहीं ना, तुमने तो कहा था कि मैं खुद अपना खाना बनाऊं। आज कोशिश की थी पर वो जल गया। रूही ने अफसुदगी से सर मुंह में झटका। तो फ्रिज में जाकर देखो, जो पड़ा है खा लेना। एबी ने आसान हल बताते हुए फिर से लेटने लगा। नहीं, मेरा चाउमीन खाने का दिल चाह रहा है और सुना है तुम चाउमीन बहुत अच्छा बनाते हो, मुझे बनाकर दो ना। रूही दिल ही दिल में एबी के गुस्से होने से घबरा भी रही थी, पर उसे काल करने अपनी मासूम अदाएं जारी रखी। एबी ने आंखें मीच कर दिल ही दिल में अपने हाथ को डांटा था। रूही, रात के 2:30 बजे, सीरियसली तंग मत करो। एबी ने घड़ी पर वक्त देते हुए करवट बदल कर रूही की जान पुश्त का ली। एबी, मुझे भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही, प्लीज चलो ना। रूही की जिद जारी रही। उसने एबी का कंधा आगे पीछे हिलाकर उसको झंझोरा। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। एबी ने हाथ तस्लीम करते हुए नींद दराज हुआ। चेंज करने में कितनी देर लगती है? बाद शर्ट उठाई, पहले हाथ अंदर किए, फिर सर पर पहन कर नीचे काली। रूही ने चाहते हुए वजाहत दी। रूही के वजाहत करने पर एबी ने तौजब से दोनों अबरू उठाकर उसे देखा। रूही, मैं तुम्हारे सामने शर्ट पहनूं? वो गोया तायद मांग रहा था। रूही शिद्दत रह गई। ठीक है, तुम्हें कोई इशू तो नहीं? तो एबी अपनी मुस्कुराहट दबाए कंफर्टर हटाने लगा तो रूही खड़ी होगी। नहीं, मैं बाहर वेट करती हूँ, तुम चेंज करके आ जाओ। रूही अपने आप को कंपोज करते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और एबी शरारत भरी दृष्टि से मुस्कुराते हुए चेंज करने उठ गया। रोहित थोड़ी हथेली पर टकाए भागो काउंटर पर मारे शेफ की तरह सब्जियां काटते हुए एबी को देख रही थी। इतनी अच्छी कुकिंग कैसी आती है तुम्हें? रोहित ने महसूस होते हुए उससे सवाल किया। हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं, मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, इसलिए जीने के तमाम बुनियादी जरूरियात सीखी हुई हैं। एबी मसरूफ अंदाज में गोया हुआ। सारे काम आते हैं, कपड़े धोने आते हैं? रोहित से जानबूझकर तंग करने लगी। हाँ, उसकी नजरें अपने कुकिंग पर थी। इससे भी कर लेती हो? वो मदद से एबी को कढ़ाई उछाल उछाल कर सब्जियां और नूडल मिक्स करते हुए देख रही थी। आहट में डिश गार्निश करते हुए उसने एक लफ्ज पर इत्तेफाक किया। फिर तो सलाह भी खा लेते हो गए। रूही ने हंसते हुए डाइनिंग टेबल का रुख किया। टेस्ट ले रही हो मेरा? एबी की आवाज सर्द हो गई। कम से कम तुमसे तो अच्छा हूँ। डिश टेबल पर रख वो प्लेट निकाल रहा था। मैं इतनी भी फोड़ नहीं हूँ, थोड़ा बहुत आता है मुझे। रूही ने मुंह बसोड़ते हुए सर झटका। जैसे कि क्या? एबी ने टेबल पर हाथ रखकर आईब्रो उठाते हुए उसके चेहरे के करीब हुआ। जैसे मैगी उबाल लेती हूँ। रूही ने इस कदर फड़ी अंदाज में जवाब दिया मानो कोई नई डिश याद कर ली हो। एबी का रूही के जवाब पर जोरदार कहकर लगाने का दिल किया, लेकिन अपनी हंसी रोकते हुए उसने रूह फेर लिया। हंसी रोकते रोकते उसके चेहरे पर शफीक सी तबस्सुम बिखर गई थी और तब रूही को पहली मर्तबा एहसास हुआ कि वो मुस्कुराते हुए ज्यादा दिलकश लगता है। तुम गैंगस्टर क्यों बने? मेरा मतलब, इतने गुड लुकिंग हो, पढ़े लिखे हो, काबिल हो, हुनर भी है, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने ये रास्ता चुना? रूही ने हमदर्दी से पूछा, पर एबी चेहरे पर साथ दिलाते हुए नजरें फेर गया। तुम्हें भूख लग रही है ना, तो आप चुपचाप बैठकर खाओ, एबी ने स्पॉट अंदाज में कहा। पर रूही को यूं अंदाज होना अच्छा नहीं लगा। अब नहीं लग रही। रूही अफसुद्दा होकर अपने कमरे में जाने लगी, पर एबी ने तेजी से उसका बाजू झुका लिया। पर अब मुझे लग रही है, बैठो और खाओ। दांत बादाम जमाए उसने रूही को घुरा तो वो खामोशी से बैठ गई। तुम कभी खुलकर हंसते भी नहीं हो। नूडल्स में फोक फंसा कर गोल गोल घुमाते हुए रूही ने अपने सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू किया। मैं खाते हुए बात नहीं करता। एबी ने अपने लिए नूडल्स निकालते हुए स्पॉट जवाब दिया। मैं तो बस देखना चाहती थी। दांत पूरे हैं तुम्हारे या एक हाथ टूटा हुआ है? रूही ने हूं करते हुए अपने चाउमीन खाना शुरू किए। एबी का मजाक फिर से खुशगवार हो गया था, पर बजाय संजीदा बैठा रहा। रूही ने यूं ही पहला बाइट खाया, उसकी आंखें खुली रह गई। वो चाउमीन वाकई किसी चाइनीज रेस्टोरेंट से कम नहीं थे। एबी की जन्म देते हुए कुछ देर पहले का उसका गुस्सा यकदम मन पड़ गया। दिल दिल ही ने उसे एबी को अंडरवर्ल्ड से निकाल कर अच्छा इंसान बनाने का फैसला किया। मोहब्बत तो एबी रूही से बहुत करता था, इस बात से वो कभी इनकार ही नहीं हुआ था। उसकी जाना बढ़ती रूही की दिलचस्पी से भी वो खूब वाकिफ था। और फिर प्यार तो वो जज्बा है जो इंसान से अपने महबूब की कोई भी बात मान सकता है। शेरशाह दांत तारी कमरे में अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे सर चेयर की पूछ से ढकाए आंखें मूंदे हुए था। गहरी सोच में डूबे वो सगा के कश बढ़ते हुए हवा में धुआं हर्ष कर रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। शेरशाह दांत के जन्म से इजाजत मिलने पर सेक्रेटरी हाथ बांधे मोदम अंदाज में सर झुकाए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कहो, क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो? उनकी गंभीर आवाज सेक्रेटरी का खून खुश करने के लिए काफी था। सर, न्यूयॉर्क के सभी सरबराह से मेरी तफसीली बात हुई है। उन सबका कहना है कि मियाँ बाई का एबी से झगड़ा रहता था और इश्तियाक साहब को भी इसी पर शक हुआ था और इसी के अगले रोज वो भी नहीं रहे। सेक्रेटरी ने बात मुकम्मल की ही थी कि शेर शादार एक झटके से चेयर से उठ गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। एबी पाशा तो बनकाम में है, मैं खुद उससे मिलकर आ रहा हूँ, फिर वो न्यूयॉर्क में कैसे हो सकता है? एक ही आदमी दो जगहों पर कैसे मुमकिन है? तो ऐसे कहते वो सेक्रेटरी की तरफ गए।
सर, मैं उनसे दोबारा पूछता हूँ। सेक्रेटरी ने दोस्ताना ऑफर दी। नहीं, मैं खुद कुछ दिनों में न्यूयॉर्क जाकर इस एबी की गुत्थी को सुलझाऊंगा। रेहान की मदद से रूही कुछ कुछ कुकिंग करना सीख गई थी। उस दिन रूही कॉफी पीने का दिल किया। वो अपने लिए कॉफी बनाने किचन में गई और पतीली में दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा कि लॉन्च के टेबल पर पड़े टेलीफोन की घंटी बजी। रूही ने जिद छोड़कर टेलीफोन की जानिब देखा, पर रेहान घर पर नहीं। वो गुस्से में पैर पड़ती हुई लॉन्च में आई और फोन का क्रेडिट कार्ड से लगाती हुई तेजी से गोया हुई। स्पीकर पर मौजूद शख्स अव्वल तो ना आशना आवाज सुनकर हैरान रह गया और फिर स्पाट अंदाज में खनखाड़ा, मैं पाशा बोल रहा हूँ। टूटी फूटी उर्दू में उसने अपना नाम बताया। तो मैं क्या करूं? रूही को कॉल खत्म करने की जल्दी थी, इसलिए बेमरवती से जवाब दिया, एबी से बात करवाओ। रूही की बेमरवती देखकर पाशा ने राहत से कहा, वो घर पर नहीं है, उसके मोबाइल पर कॉल करो। रूही के बोलते बोलते आंखें बड़ी हो गई। चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबल उबल कर अब पतीले के ऊपर आने को था। वो मोबाइल नहीं उठा रहा, इसलिए लगा के नंबर पर फोन किया। जब वो आए उसे कहना कि पाशा को कॉल करे। पाशा ने जोर देते हुए कहा, पर रूही जवाब दिए बगैर क्रेडिट पटौती हुई सांस रुके किचन की जाने भागी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले दूध गिर चुका था। पाशा की काल उसके जहन से पूरी तरह मुंह हो चुकी थी। सर, मैं क्या करता? उस आजाद राजपूत ने चीफ मिनिस्टर को कॉल कर दी थी। उनका ऑर्डर कैसे टाल सकता था? आज तक कोई काम ठीक से किया है? दफा हो जाओ, इस मामले को मैं खुद देख लूंगा। दो उंगलियां उठाकर उसको जाने का इशारा किया गया। आजाद राजपूत, मेरे पापा के खत्म करने का तुम्हें अपने खून से चुकाना पड़ेगा। मेरा राजपूत के बारे में मुझे अलिफ से लेकर जे तक सारी मालूमात मेरे टेबल पर चाहिए। पूरा पलट कर उसने अपने मैनेजर को हुक्म सादिर किया। वो सर को हम देते हुए उसके हुक्म की तकमील करने रवाना हो गया। पिछले 8 माह से जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजर रही थी। उसने दिन रात एक करके मेहनत की और दोबारा से सीएस का इम्तिहान दिया। उस सुबह वह फजर की नमाज के बाद काफी देर तक हाथ उठाए दुआएं करती अपनी कामयाबी की दुआ मांग रही थी। दुआओं से फारग होकर वो उठी और मोबाइल उठाकर खुशी की लहर ने उसे घेर लिया। आपकी बार वो टेस्ट में कामयाब हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। खुशी के आंसू सामने का मंजर धुंधला कर आगे। आजाद इस इस्लामी ट्रैक सूट पहने हुए जॉगिंग करके कमरे में आया। आजाद, मेरी सिलेक्शन हो गई। मेरा अपने खुशी से चहकते हुए आजाद को बाजू से थाम कर खुशी की नवीद सुनाई। आजाद ने उसे बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए मुबारकबाद पेश की। मेरा हवा में हाथ फैलाए मानो वो आसमान में उड़ रही हो। मेरा आपका इंतखाब असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर हुआ था। मेरा राजपूत अपने इलाके की पहली बाहजाब और मजबूत लेडी असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर मुंतखब हुई। राजपूत महल में खुशियों का समा बंधा हो गया था और ऐसा ही माहौल रेड लाइट एरिया के तोहफों का था। जिंदगी की नई उम्मीद मिल गई थी उन सबको। टीवी चैनल से लेकर खबरों और सोशल मीडिया के साइट्स तक मेरा राजपूत की कामयाबी अपनी मिसाल आप थी। आज ऑफिस में मेरा का बतौर असिस्टेंट कमिश्नर पहला दिन था। ऑफिस में दर आते हुए कॉरिडोर में सारे कारकुन मोदम अंदाज में उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं। एक वो वक्त था जब सब उसे तुआइफ और इस जैसे दिगर अलकाबात देकर उसके साथ बैठना भी गवारा नहीं करते थे। और एक आज का दिन है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, पुलिस नीज, हर पेशे से मुंसिक लोग उसके आगे हाथ बांधे सर झुकाए खड़े थे। ऑफिस के कारकुन के खुशामदीद का सर का हमसे जवाब देती उनके हाथों से छोटे पड़े फूल के बुके लेते हुए मेरा अपने कैबिन में दाखिल हुई। उसकी सेक्रेटरी और दीगर स्टाफ ने वो बुके उसके कैबिन के बड़े मेजेज पर सजा दिए। वेलकम मैम, आपकी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। सेक्रेटरी ईशान ने आड़ में अपनी जन्म से गिफ्ट की तरह आधे गिफ्ट पेपर में पैक गुलाब का फूल बढ़ाया। वो फूल थामते हुए मेराब की आंखें बढ़ गई। उसकी पैकिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे गुलाबों बनाया करती थी। वो गुलाबों से इससे उसके तबके के लिए वसाइल फराम करने का वादा भूली नहीं थी, लेकिन इस पर असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर बैठी वो फूल देकर उसने अपने हम अहम तरीन कामों की लिस्ट में हवाजा सिरों की मदद भी ऐड कर ली। इसे स्नाद पर दस्तक देते हुए वॉचमैन एक और बुके हाथ में थामे अंदर दाल हुआ। मैडम, ये कोई आपके लिए देकर गया है। इस बुके में जानते हुए मेरा ने एक छोटा सा कार्ड निकाला। वेलकम एसी ऑफिसर, मुझे बेसब्री से आपका इंतजार था। एस जद फूल और इन 2 लाइन्स ने मेरा वो कई सारे अंदेशों में गिफ्ट मुब्तला कर दिया। इशाल, यहाँ एस नाम का कोई एम्प्लॉय काम करता है क्या? मेरा ने खुद को कंपोज करते हुए पूछा। इशाल चंद लंबे सोच में पड़ गई। नहीं मैम, इस नाम का तो कोई नहीं है। मैं फिर भी आपको वर्कर्स लिस्ट देख कर इन्फॉर्म करती हूँ। इशाल कहते हुए अपने टेबल की जानिब बढ़ गई और लैपटॉप में उस नाम को ढूंढने लगी। मेरा टेबल पर कोने टकाए हाथों में वो कार्ड घुमाती रही। उस रात राजपुर महल के लॉन को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। आजाद और मेराब की पहली एनिवर्सरी और मेराब के ऑफिसर बनने की खुशी को एक साथ मनाया गया। जोहा, कहाँ चले गए हैं आजाद? फोन भी नहीं उठा रहे। मेराब ने दादा साईं और डैड का रद्दमल सोचते हुए नंद को मुखातब किया। पता नहीं भाभी, किसी को बताकर नहीं गया। जोहा की नजरें मेड गेट की जानिब थी। वहीं दूसरी जानब आजाद इरहा आंटी के साथ इरहा आंटी के पास मौजूद उन्हें जल्दी तैयार होने की तलकीन करते हुए बार बार मेराब की कॉल कट रहा था। पर कहाँ लेकर जा रहे हो? पार्टी तो आपके घर पर थी ना, आप कहीं और क्यों?
इरा तैयार होकर चादर सर पर लेते हुए गोया हुई, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। चलिए। आजाद ने इरा आंटी का हाथ थमा, अपनी कार की फ्रंट सीट पर बैठाकर खुद तेज ड्राइविंग सीट पर आ गया। आजाद, आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? सब क्या सोचेंगे? कामयाब साहबी नहीं है। इरा कार से उतरने का दिल नहीं किया। आंटी, आप इस घर का हिस्सा हैं, हमारी फैमिली मेंबर है। इस खानदान की हर खुशी और गम में आप शरीक होना इतना ही हक है जितना नताशा चची और बाकी औरतों का है। और फिर आज तो आपकी बेटी के लिए डबल खुशी का दिन है। प्लीज अंदर चलिए। आजाद ने बाएतमाद अंदाज में उन्हें समझाया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर लॉन की जाना बढ़ गया। मेन गेट को देखते हुए मेराब की आंखें नजरें जब आजाद पर पड़ी तो बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अगले ही पल अम्मा को वहां देखकर उसका गजब पानी बन गया था। वो बातों हुए लान में आई और अम्मा के गले लगी। सभी फैमिली मेंबरान उनकी जाने मुतवज्जो थे। ये इरा चाची है, मेराब की मम्मा। आजाद ने इरा को कान से थामे सबसे मुतारिफ करवाया। माहौल में सुकून सा छा गया। अजीम साहब ने बीजान को देखा, वहीं सुल्तान साहब के बड़े भाई से नजरें जा टकराई। मुंतहा सुल्तान बेटे की सास होने की निस्बत से पहले इरा से मिली और उसका इस्तकबाल किया। ये हमारी सास है। मुंतहा बेगम ने अपनाइए से बीजान के रद्द-ओ-अमल के रूबरू इरा को लाते हुए कहा। इरा ने सलाम करते हुए बीजान का हाथ थामा, उनके हाथ की पूंछ पर अकीदत से बोसा दिया। बीजान ने मुस्कुराकर इरा के सर पर हाथ फेरा और फिर गले लगा लिया। आजाद, ये सब किन दिनों से सोच रहा था कि यूनिवर्सिटी पर क्या गिफ्ट दूं। सोना चांदी गाड़ी बंगला ये सब तो है हमारे पास, फिर ऐसा क्या करूं जो बहुत अनमोल हो। तब सोचा चाची को फैमिली में उनका मुकाम दिलाने से बढ़कर और कोई तोहफा भी हो सकता है उनकी बेटी के लिए। आजाद ने आईब्रो उठाते हुए मीरा को देखा तो उसने पूर्णम आंखों से मुस्कुराकर सर नफी में हिलाया। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। ये एक साल खूबसूरत हवाब की मान गुजर गया है और दुआ है कि जिंदगी के तमाम साल यूं ही तुम्हारी बाहों में मजीद खुशियां बड़े गुजरे। शादी की पहली सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए आजाद ने अपने लब मिराब की पेशानी पर रखे। आमीन। मिराब ने आंखें बंद करके इस लम्स को दिल में उतारा। मिराब इस वक्त डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में बैठी उनसे रेड लाइट एरिया पर रोकथाम के बाबत गुफ्तगू कर रही थी। सर, मेरी तरह ये रेड लाइट एरिया की हर लड़की का ख्वाब है। बरसों से हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और मेरा मानना है कि आज का काम आज ही करना है। कल पर छोड़ दिया तो रास्ते मजीद दुश्वार गुजार हो जाएंगे। मिराब अपनी शीरी कलामी का जादू बेखेने लगी। उसका अज़म बरकरार था। चलो मान लिया, रेड लाइट एरिया पर पाबंदी आयद होगी। इन औरतों को समाज में इज्जत कैसे दिलवाओगी? नौकरी कौन देगा? शादी कौन करेगा? डीसी साहब ने हमदर्दी से पूछा। इज्जत देने वाली तो अल्लाह की जात है सर। वो औरतें दुनिया की जुल्म की सताई हुई हैं। वो तो बगैर चूं चुरा किए किसी के घर मुलाजमा भी लग जाएंगी। इंसान के हाथ में तो बस कोशिश होती है, कामयाबी उसे अल्लाह देता है। मेरी एक अदनी सी कोशिश है कि उनकी जिंदगी संवर सकूं। मेरी मदद अल्लाह फरमाएंगे। मेरा एक बहादुर लीडर की तरह अपने रिया की मदद को आमादा थी। ये इतना आसान भी नहीं है। पहले स्टे ऑर्डर लेना पड़ता है, एरिया के MNA, फिर पुलिस कमिश्नर, फिर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की रजामंदी चाहिए, कोर्ट से नोटिस चाहिए। एक जगह भी गलती होगी तो बात मेरी नौकरी पर आ जाएगी। डीसी साहब ने एक एक कार्रवाई गिरवा कर हाथ हवा में उठा लिए। मुझे बस आपका साथ चाहिए, बाकी मिनिस्टर्स और कोर्ट की रजामंदी मुझ पर छोड़ दीजिए, वो सब मैं देख लूंगी। मिराम ने एक फाइल उनके आगे रखी। डीसी साहब हल्का सा मुस्कुराए और कलम उठाकर कागजात पर साइन कर दिए। मेराब डीसी ऑफिस से रेड लाइट एरिया आ गई और सब लड़कियों को बहुत जल्द अवाबों की तकमील होने की खुशखबरी सुनाई। अरे रो क्यों रही हो पगली? हमने जो सोचा था वही हो रहा है। तुम सब इस अजाब से आजाद हो जाओगी। मीराब शबनम के आंसू पूंछते हुए खफा हुई। ये तो खुशी के आंसू हैं। शबनम ने बिगी आंखों से मुस्कुराकर उसकी तस्दीक की। यूं रेड लाइट एरिया की रोकथाम का काम शुरू हुआ। सबसे पहले मेराब ने हुसैन बाजार को खत्म करके वहां कपड़ों का कारखाना बनाने का अहकाम जारी किए ताकि वो सब तवाइफें इस कारखाने में मेहनत मजदूरी करके अपने लिए हलाल रोजी रोटी कमा सके। एक साल के अंदर कारखाने का काम मुकम्मल हुआ। मीराब ने कारखाने की इफ्तिताह अम्मा के हाथों से करवाई क्योंकि उसका मानना था कि उसे ये कामयाबी अपनी अम्मा की मेहनत की बदौलत मिली है। इस तकरीब में कामयाब साहब भी आए थे। साल के 6 माह वो नताशा के पास गुजारते और 6 माह इरा के साथ। यूं ही जिंदगी खुशहाल और मुस्तहकम गुजरती रही। आपकी नासाज होती तबीयत का सुनकर कामयाब साहब और अम्मा फौरन अस्पताल पहुंचे। कामयाब साहब VIP कमरे में सोफे पर बैठे हुए थे और अम्मा बेड पर लेटी मेराब के सहाने खड़ी डॉक्टर साहिबा के गोया होने की मुंतजिर थी। मेराब इस हाल में इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। भूखा रहना तो बिल्कुल भी नामुनासिब है। शुरू के माँ अब अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। डॉक्टर साहिबा रिपोर्ट्स देते हुए समझाने लगी। अम्मा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। सुना डॉक्टर ने क्या कहा है? आराम करो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। अम्मा ने खुशी होते हुए मेराब की पेशानी पर मोहब्बत भरा बुसा दिया। जी मेरी जान। उसने बेड पर नींद दराज होकर आजाद को कल मिलाई। उसने दूसरे ही बैल पर मसूल का ली। आजाद, आपकी बहुत याद आ रही है, कब तक आएंगे? मेरा आपको ये खुशखबरी जल्द अजल्द आजाद के साथ शेयर करनी थी। मुझसे भी दूर नहीं रहा जा रहा, बस एक दिन और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं पहुंचते ही पहले ऑफिस गया, सोचा तुम्हें सरप्राइज करूंगा, पर तुम्हें वहां ना पाकर तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। कमरे में दाखिल होते ही आजाद ने मेरा आपको गले लगाकर गिला किया। अभी तो एक और सरप्राइज बाकी है।
मेराब ने उसके बाहों से लगे शरीर अंदाज में जवाब दिया, कौन सा सरप्राइज? आजाद ने आईब्रो मिलाए हुए उसे देखा। मेराब ने पैरों की उंगली पर थोड़ा ऊपर होकर आजाद के कान में सरगोशी की तो वह साकत हो गया। आईब्रो खुशी और हैरत से उठ गए थे। रियली? सच? ओ मेराब, थैंक यू थैंक यू। आजाद ने खुशी से चहकते हुए मेराब को बाजू में उठा लिया। आजाद नीचे उतारे। मेराब उसकी वार्तगी से घबरा गई। आजाद ने उसे आराम से बेड पर लटाया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसके लब्बू से लब पेवस्त करके मशकूर हुआ। दिन रात महीने पलक झपकाते हुए गुजरने लगे।